पूरा हाल तालियों से गूंज रहा था। सभी मुझे मेरे उपन्यास खेल के लिए पुरस्कार मिलने की बधाइयाँ दे रहे थे। सामने बैठी नैना भी खुशी से झूम रही थी। मुझको पुरस्कार मिलते देखना उसका सपना था। बधाइयों का तांता लग गया था। पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने लगे। मुझे व्यस्त देख नैना मुझसे शाम को मिलने का वादा करके चली गई। पत्रकारों से निपट जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, माँ का फ़ोन आया। हेलो नलिन बेटा, नैना का एक्सीडेंट हो गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। माँ के कहे शब्दों को सुन मैं जड़वत हो गया। मन मस्तिष्क दोनों शून्य हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अथाह प्रेम करता था मैं नैना से। उसका मेरे जीवन से अकस्मात यूं चले जाना मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नैना ही तो मेरा जीवन थी। उसके बिना मेरा जीवन तो मरुभूमि के समान था। वो हर पल मेरे जहन में रहती थी। मैं बदहवास सा रहने लगा था। मुझे दिन भर कभी उसकी खिलखिलाती हंसी, कभी उसकी आवाज़, कभी उसकी चूड़ियाँ पायल की छम छम सुनाई देती, तो कभी साक्षात वही दिखाई देती। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये स्वप्न है या भ्रम है, या फिर नैना की आत्मा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन नलिन नलिन की पुकार से मैं अचानक नींद से उठा। सामने श्वेत वस्त्रों में नैना की आत्मा को देखकर मैं सिर से पांव तक कांप उठा। माथे पर घबराहट बूंद बूंद बन कनपटी से नीचे गिर रही थी। मैं पागलों सा नैना नैना चिल्लाता हुआ मूर्छित होकर वहीं गिर गया। जब होश आया तो अपने आप को पलंग पर पाया। सिरहाने माँ बैठी अत्यंत स्नेह और दुलार से मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। नलिन, तुम ठीक हो बेटा? मैं मौन शून्य में ताक रहा था। कानों में बस नैना की पुकारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए नैनीताल चले जाओ। हवा पानी बदलेगा तो तुम बेहतर महसूस करोगे। पर माँ, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? नैना को गए हुए 2 महीने हो गए। देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। जब से नैना गई है तुमने अपने आप को एक ही कमरे में कैद करके रखा है। ना खाने की सुध और ना सोने की सुध। जब देखो उसकी परछाइयों के पीछे पागलों की तरह फिरते रहते हो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सौतेली ही सही, किंतु मैंने तुम्हें सगे बेटे से भी ज़्यादा माना है, स्नेह दिया है। आज अगर तुम्हारे पापा होते तो शायद तुम उनकी बात मान लेते। कैसी बात कर रही हैं आप माँ? मेरे लिए तो आप सर्वोपरि हैं। मैं तो सिर्फ 10 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता माँ? पर मैं क्या करूँ माँ? नैना की स्मृतियाँ परछाई की तरह हर पल मेरे साथ रहती हैं। उसकी आत्मा मुझसे मिलने को व्याकुल है। कहकर मैं रोने लगा। माँ, मैं नैना से बहुत प्रेम करता था। क्यों छोड़ गई वो मुझे? मैं उसके बिना जीने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। माँ, उसकी आत्मा मुझे हर जगह दिखाई देती है। घर में, कमरे में, बाहर। अपने आप को संभालो बेटा। वो तुम पर, तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी हो रही, इसलिए आत्मा के रूप में तुम्हें हर जगह दिखती है। ये आत्मा सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। सत्य तो यही है कि उसे गए 2 महीने हो चुके हैं बेटा। होने को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा ये भ्रम तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। और अभी तो तुम्हारे सामने पूरा जीवन शेष है। इसलिए तुम नैनीताल जाओ। मैंने वहाँ कॉटेज बंसी से कहकर सारी व्यवस्था करवा दी है। तुम्हारा रहना, खाना पीना, सब कुछ।
तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो तन और मन दोनों अच्छा होगा। पर माँ, परवर कुछ नहीं, कल सुबह तुम निकल जाना। यहाँ की तरफ से तुम निश्चिंत रहना, मैं सब संभाल लूँगी। ठीक है माँ। अत्यंत भारी मन से मैंने कहा। सुबह बादलों ने पूरे आकाश को अपने आगोश में ले रखा था। सरसर करती ठंडी हवा और रिमझिम बारिश से मौसम को अत्यंत सुहावना बना दिया। पर ये खूबसूरत मौसम नैना की यादें भी तो अपने साथ ले आया था। मैंने आंखें मूंद ली और नैना के साथ अतीत के गलियारों में विचरण करने लगा। गांव के पुश्तैनी हवेली के सौदे के सिलसिले में मैं गांव गया था। सौंधी मिट्टी की खुशबू, आम से भरे वृक्ष, कलरव करती नदी, हरे भरे खेतों ने मेरा स्वागत किया। शहर के तनाव भरे कोलाहल से दूर बेहद सुकून था। इस शांति में आम और अमरूद के घने वृक्षों ने डाक बंगले को चारों ओर से घेरा हुआ था। एक दिन मैं बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि मेरी नज़र सामने आम के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाती एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। गोरा रंग, कजरारी आंखें, लंबे घने केश, कंचन सी काया, कुल मिलाकर अत्यंत खूबसूरत। पता नहीं क्या चुंबकीय आकर्षक था उसमें। मैं तो उसके सम्मोहन से मोहपाश में बन गया। रामू काका, वो लड़की कौन है? मैंने डाक बंगले के सेवक रामू काका से पूछा। वो हमारे गांव के मास्टर जी की बिटिया नैना है। अभी कुछ ही दिन पहले शहर से पढ़कर आई और अब यहाँ के बच्चों को पढ़ाती है। बहुत ही नेक लड़की है बाबूजी। पर कहकर रामू काका चुप हो गए। पर क्या काका? मैंने कौतूहलवश पूछा। बहुत अभागी है बेचारी। छोटी सी थी, माँ छोड़कर चली गई। सौतेली माँ ने इसका जीवन नरक बना दिया। अत्यंत क्रूर, निर्दयी और लालची स्त्री है। बेचारी बिटिया बहुत सहती है। पिता इसी गम में खटिया पकड़ लिए है। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। हम गांव वाले बहुत स्नेह करते हैं उससे। नहीं काका, सभी सौतेली माँ एक जैसी नहीं होती। माँ को याद कर। मैंने कहा, सब भाग्य का खेल है बाबू। कहकर वो आहें भरते हुए चले गए। अब तो नैना से मिलने का लोभ मुझे अक्सर गांव खींच ले जाता था। धीरे धीरे नैना के साथ जान पहचान हुई और फिर जान पहचान ने कब प्रेम का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। हम अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजोने लगे, पर वो कहती कि उसकी सौतेली माँ उसका मिलन नहीं होने देती। माँ सिर्फ रुपए पैसे की लालची है। वे उसका विवाह ऐसे घर में करेंगी जहाँ उन्हें रुपए पैसे अच्छे मिलेंगे। मैं हमेशा उसे हमारे विवाह हो जाने के लिए आश्वस्त करता रहता। नैना, अगले हफ्ते मेरे उपन्यास खेल को पुरस्कार मिलना है, तुम जरूर आना। मैं जरूर आऊँगी नलिन। तभी जोर से ब्रेक लगने पर मैं अतीत की गलियारों से वर्तमान में आ गया। क्या हुआ ड्राइवर साहब? सड़क पर अचानक एक लड़की आ गई थी। ड्राइवर बोला। उस लड़की को देख मैं जड़वत हो गया। नैना? मैं फटाफट गाड़ी के बाहर निकलकर उसके पास जाने लगा, पर उसकी आत्मा धुंध में गायब हो गई। मैंने इसे अपना भ्रम समझ लिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नैनीताल की धरती पर कदम रखते ही मेरी सारी थकावट दूर हो गई। ये प्रकृति की कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ चीड़ और देवदार के घने वृक्षों से घिरी नैनीताल की वादियाँ, शांत, ठहरी हुई, खामोश नैनी झील, ये मखमली ठंड और आसमां को अपने आंचल में समेटती ये धुंध मुझे सुकून दे रही थी।
पर साथ ही नैना की याद भी गहरी कर रही थी। बंसी काका ने कॉटेज में मेरे आराम की पूरी व्यवस्था कर दी थी। बालकनी में बैठकर ढलते सूरज को नैनी झील में समाते हुए देखना अविस्मरणीय पल था। मैं इस मनोरम दृश्य को अपलक निहार रहा था कि अचानक बंसी काका ने आवाज़ लगाई, नलिन बेटा, थोड़ी देर मॉल रोड घूम आओ। इस समय मॉल रोड पर खूब चहल पहल है, तुम्हें अच्छा लगेगा। रात के समय नैनीताल की खूबसूरती में चार चांद लग जाते थे। ठीक है बंसी काका, कहकर मैंने मॉल रोड की ओर रुख किया। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। मैंने अपने आप को पूरा गर्म कपड़ों में समेट लिया। बंसी काका ने सही कहा था, रात के समय नैनीताल अत्यंत खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ों पर बने घरों में जलती लाइटें ऐसी लग रही थीं जैसे आसमां से तारे उतरकर पहाड़ों पर टिमटिमा रहे हों। माल रोड पर खूब चहल पहल थी। तभी मैंने इसी चहल पहल में नैना को देखा। उसे देखकर मैं हड़बड़ाया हुआ उसके पीछे भागा और फिर कहीं गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये भ्रम है या फिर उसकी आत्मा। अपने आप को संभालते हुए मैं वहीं बेंच पर बैठ गई। अब तो नैना मुझे अक्सर दिखने लगी, कभी रात के अंधेरे में कॉटेज के बाहर, कभी साया बनकर खिड़की के पास, कभी पेड़ों के झुरमुट में, कभी आती जाती पगडंडियों और कभी माल रोड पर। मैं जैसे ही उसे ढूंढने जाता वो गायब हो जाती। ये सब देखकर दिन ब दिन मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। मैं अवसाद की गुमनाम गहराइयों में जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा जीवन धीरे धीरे पहाड़ों की सफ़ेद धुंध में खो रहा था। इस गहरे रहस्य ने मेरे सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। बावरा होने लगा था मैं। मेरी ऐसी हालत देखकर बंसी काका ने माँ को बुला लिया। माँ, मुझे नैना की आत्मा दिखती है। माँ को देखते ही मैं उनसे लिपट गया। नलिन बेटा, अभी तक तुम इसी में उलझे हो। तुम्हारे इस पागलपन ने तुम्हारा क्या हाल बना लिया है। नैना अब हमारे बीच नहीं है, वो जा चुकी है हम सबको छोड़कर। और ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। माँ झुंझलाते हुए बोली, नहीं माँ, नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। नैना, बस नलिन, कब तक इसी भ्रम में जीते रहोगे। देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। बावरे से लगने लगे हो। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है बेटा। नैना को गए 2 माह हुए। तुम्हें इस सत्य को स्वीकारना हुआ। माँ मुझे प्यार से सहलाते हुए बोली, चलो अब कमरे में जाओ और आराम से सो जाओ। रात भी काफ़ी हो गई। और हाँ, अपनी दवाई लेना मत भूलना। मुझे मेरे कमरे तक छोड़कर माँ अपने कमरे में चली गई। सर्दियों का मौसम, बाहर कड़कड़ाती ठंड के साथ धुंध भी गहराने लगी थी। कंबल की गर्माहट से मैं नींद के आगोश में चला गया। आधी रात को दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने दरवाज़ा खोला। नलिन, नलिन, आओ मेरे पास। किसी स्त्री की पुकार से मैं सिहर गया। अंधेरे और धुंध के कारण सब कुछ धुंधला धुंधला सा। मैं हिम्मत करके मोबाइल की रोशनी में पग पग आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक सामने देखकर मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। सफ़ेद लिबास में लिपटी नैना की आत्मा थी जो रहस्यमयी आवाज़ में मुझे पुकारती चली जा रही थी। मैं नैना, नैना चिल्लाता हुआ सम्मोहित सा यंत्रवत उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो आगे आगे और मैं अंधेरे धुंध में उसके पीछे पीछे बस चले जा रहा था।
कुछ दूर चलते ही वो अचानक गहरी धुंधलके में खो गई। मैं विक्षिप्त सा नैना नैना चिल्लाने लगा। मेरा शोर सुनकर माँ और बंसी काका भी आ गए। मुझे बदहवास अवस्था में वहाँ बैठे देखकर वे डर गए। नलिन नलिन उठो बेटा, क्या हुआ? माँ वो नैना, फिर वही रात। ये क्या पागलों जैसी दशा बना रखी है तुमने? यहाँ कोई नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। कब समझोगे तुम? माँ मुझे झकझोर कर रोने लगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पल पल मेरे दिलो दिमाग पर नैना और उसकी यादें पागलों की तरह हावी होने लगी। कभी मुझे विचित्र विचित्र आवाज़ें सुनाई देती, कभी किसी के गाना गाने की, कभी पायलों की छम छम, तो कभी चूड़ियों की खन खन। दिन ब दिन मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। तन्हाइयों में मेरी मित्रता और गहरी हो रही थी। उस दिन अमावस की काली रात थी। घनघोर वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई बिजली जोरों से कड़क रही थी। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मुझे पुनः दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं सहम गया। दस्तक की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। मैंने साहस जुटाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरा शरीर सिर से पांव तक कांपने लगा। सामने वही श्वेत वस्त्रों वाली रहस्यमय स्त्री खड़ी थी, जो मुझे रोज दिन रात दिखती थी। वो नैना थी या फिर उसकी आत्मा, पता नहीं। वो घबराई हुई सी इधर उधर देखती हुई बोली, नलिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। नैना, मेरे मुख से बमुश्किल बस यही निकला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है नलिन। इससे पहले वो कुछ और कह पाती, किसी की आहट सुनकर वो गायब हो गई। कुछ कह नहीं पाई। उस निष्प्राण सा अपलक उसे जाते हुए देखता रहा। नलिन, क्या हुआ बेटा? मैं तुम्हारे लिए अत्यंत चिंतित थी, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। अरे, तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप आराम से सो जाइए। मैंने माँ को तसल्ली दी। मैंने माँ को इस संक्षिप्त भेंट के विषय में कुछ नहीं बताया, किंतु इस बार मेरे मन में कुछ खटक सा रहा था। मैं अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था। ये रहस्य तो और उलझता जा रहा था। आखिर कौन थी वो, और वो मुझे क्या बताना चाह रही थी? ऐसा क्या राज है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रश्नों की धुंध में उलझा मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो फिर सिर बहुत भारी था। बंसी काका ने बताया कि माँ मंदिर में पूजा करने गई हुई थी। वे मुझे चाय देकर सब्जी लेने चली गई। मैं बाहर बैठकर चाय पीने लगा कि तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने डरते डरते देखा, सामने नैना की आत्मा थी। नलिन, मैं नैना हूँ। उसे देख मैं स्तब्ध निशब्द किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। नैना, तुम? नलिन, इस समय मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं रात को ताल के पीछे वाले रास्ते पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। वहीं मिलकर मैं तुम्हें सब बताऊँगी। हाँ, बस एक विनती है कि हमारी इस मुलाकात के विषय में किसी से भी जिक्र मत करना। एक ही सांस में वो ये सब कहकर गायब हो गई। मैं कश्मकश में था। ये रहस्य अब और गहरा हो गया था। पूरे दिन इस रहस्य की उलझन में जैसे जैसे गुजरा, अपने भीतर साहस समेट कर मैं रात को डरे कदमों के साथ ताल के पीछे वाले रास्ते पर पहुंच गया। रास्ता एकदम अंधेरे में डूबा और सुनसान था।
गहरा सन्नाटा पसरा था वहाँ। हवाओं की सरसराहटों और चर्च के घंटे की आवाज़ मुझे और भी भयभीत कर रही थी। रोशनी के नाम पर वहाँ बने चर्च की मध्यम सी रोशनी थी और उस रोशनी में नैना खड़ी थी। उसे देख मैं जड़ चेतन हो गया। डरो मत नैना, मैं जीवित हूँ। तुम जीवित हो नैना? या फिर मेरा भ्रम है? ये तुम्हारा भ्रम नहीं है नलिनी। मेरी कोई मृत्यु नहीं हुई है और मैं जीवित हूँ, वो बोली। फिर ये सब एक षड्यंत्र भरा खेल था। नलिन, खेल? कैसा खेल नैना? और तुमने ये खेल क्यों खेला? मैंने स्वेच्छा से नहीं खेला नलिन, मुझे विवश किया गया था। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ, इसकी डोर किसी और के हाथ में है। पर अब बहुत हो गया, अब मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती नलिन, कहकर वो रोने लगी। मैं डरते डरते उसके पास गया और उसे कपकपाते हुए छुआ। नैना, बस उसे छूकर इतना ही कह पाया। भावनाओं का संवेग मेरी आंखों से बहने लगा। हाँ नैना, मैं नैना, तुम्हारी नैना। गहरी विवशता के कारण मुझे ये खेल खेलना पड़ा। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ये कैसा खेल है नैना? मैं सब बताती हूँ नलिन। बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करने की और इस घिनौने खेल का सच बताने का प्रयास कर रही हूँ, पर मौका नहीं मिल रहा था। तुम्हें यूं तिल तिल घुटते हुए मैं और नहीं देख सकती। बहुत कठिनाइयों से मैंने तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया था। वो घबराई हुई बोली। कैसा सच नैना? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम अपना हृदय थाम लेना, क्योंकि जिस खेल का सच मैं तुम्हें बताऊंगी तुम सहन नहीं कर पाओगे। कहकर वो परत दर परत सारा रहस्य खोल रही थी और मैं शब्द ब शब्द किरचे किरचे हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने गर्म शीशा मेरे कानों में घोल दिया हो। विश्वासघात, छल, कपट और लालच का इतना बड़ा खेल मेरे लिए यह अविश्वसनीय था, नहीं अपितु अकल्पनीय था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो पूरे साक्ष्य के साथ सच पर से पर्दा उठा रही थी। सत्य कड़वा होता है सुना था, पर सत्य प्राण घातक भी होता है, वो आज पता चल रहा था। मैं विक्षिप्त, निस्तेज, शब्दहीन वहीं बैठ गया। कॉटेज पहुंचकर नैना को मेरे साथ देख माँ सब समझ गई, पर मौन रही। माँ, इस निर्जीव संपत्ति के लिए इतना बड़ा खेल, वो तो मैं वैसे ही आपको दे देता। उसके लिए मुझे मानसिक रोगी बना दिया। नैना की माँ को पैसों का लालच दिया, उसके पिता की बीमारी को मोहरा बनाकर उससे उसकी मृत्यु का झूठा नाटक करने को विवश कर दिया। माँ, आप भी नैना की माँ की तरह सौतेली बन गई और शब्द कंठ में अटक कर भावनाओं का संवेग मेरी आंखों से अविरल बह रहा था। और माँ, वे एक निर्भाव स्वार्थ की मूर्त की बन खड़ी थी। तो दोस्तों, इसीलिए सौतेली माँ बदनाम। ये कहानी एक सौतेली माँ की थी और आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद,